नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हमने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ एडवांस का पार्ट आपका रह गया है, मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ और जैसे ही मैं उसको कंपाइल कर दूंगा तो मैं 1 से 2 से 3 वीडियो में आपको उस पार्ट से जो भी कॉन्सेप्ट है आपके वो सब कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी जो हमें करना है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम प्रैक्टिस सेट अपने शुरू कर चुके हैं और ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। कल एक वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। वो वीडियो लगभग 8 मिनट की वीडियो थी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी और आपने ये भी जाना होगा कि किसी संख्या का क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में मैंने आपके जो यूपीएसआई की मांग थी कि भैया यूपीएसआई के क्वेश्चन लेके आओ, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ही यूपीएसआई के रखे हैं। यूपीएसआई के हैं, कुछ यूपी पुलिस के हैं, कांस्टेबल के हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के यूपी एग्जाम के ही हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो का जो पहला हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, वो ये प्रश्न है। प्रश्न है गुणनफल का इकाई का अंक बताना हमें क्या होगा। इस गुणनफल के इकाई का अंक बताना है। यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया था इकाई का अंक निकालने के लिए अगर गुणनफल में है तो आपको इकाई के अंक की ही गुणा करते रहना है। जैसे इकाई के अंक की गुणा मैं करूंगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। अब 36 का 6 अंक आएगा और 36 की 6 इकाई का अंक आ जाएगा। फिर 6 के इकाई के अंक की 7 से मल्टीप्लाई करें, 42 आ जाएगा। 42 2 आ जाएगा इसका इकाई का अंक। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 18 आ जाएगा। 18 में 8 इकाई का अंक आ जाएगा। फिर इस 8 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, 7 अट्ठे कितने होते हैं 56, यानी कि 6 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 6। तो इस सवाल का जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो उत्तर क्या हो जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी, तो 6 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36, 36 का 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 छंग 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 का 8, 8 सत्ते 56, 56 का 6 और 6 कम 6 का 6 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। आज के मॉक में अगर आपके 20 में से 20 नंबर नहीं आए तो फिर आप देख लेना आज मैं क्या करूँगा। आपको 20 में से 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 आंसर लाने ही लाने हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके कितने आंसर है। देखो, अब इसमें बताना हमें कि इकाई का अंक क्या होगा। इसके इकाई का अंक क्या होगा भैया, उसके इकाई का अंक तो आपने बता दिया, इसके इकाई का अंक बताओ। इसके इकाई का अंक भी आसान है। मैंने आप सभी लोगों को जब यूनिट डिजिट पढ़ाई थी तो यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था कि 2, 3, 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी जो होती है दोस्तों वो होती है 4 घात। यानी हर 4 घात के बाद ये अपना क्या करते हैं, इकाई का अंक रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही केस करना है। अब बताओ इसका इकाई का अंक क्या है, 2। हमें तो इकाई के अंक देखना है क्योंकि इकाई के अंक से ही मतलब है। ठीक है, अब जो मैं बताता हूँ कि साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी हर 4 घात के बाद ये अपना यूनिट डिजिट रिपीट करती है। तो हम घात को क्या कर देते हैं, घात को 4 से भाग कर देते हैं। मुझे बताओ अगर 57 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 14 चौका 56 होते हैं। यानी इसमें जो बचेगा वो बचेगा एक, जो हमारा वो बचेगा रिमाइंडर, वो एक बचेगा। अब इस जो 2 है इसकी घात 1 चढ़ा देंगे, यानी कि इसकी घात रिमाइंडर कर देंगे। मल्टीप्लाई फिर 3 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये 2 बार देखो 80 तो कर जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। तो यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और 9 दूनी कितने होते हैं, 18। 18 का यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 18 का यूनिट डिजिट आएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 8। इतनी बात समझ में आ गई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो काफी अच्छा प्रश्न है, 2017 में आया हुआ है। देखो, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक को 21 जोड़ने को कहा गया। यानी कि उसको 7 से विभाजित करना है एक संख्या को और उसमें 21 जोड़ देना है। परंतु संख्या में पहले 21 जोड़ा गया और उसके बाद 7 से विभाजित किया गया। इस प्रकार जो उत्तर आता है वो आता है 187। 187 उत्तर आता है। तो इसमें सही उत्तर बताना क्या होगा।
आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में बताया क्या गया है कि जो संख्या थी, उस संख्या को पहले हमें 7 से भाग करना था, यानी कि x हम संख्या मान लेते हैं, उसको 7 से भाग करना था और उसमें 21 जोड़ना था। ये जो हमारा उत्तर आता ये हमें बताना था। लेकिन उसने किया क्या कि x में पहले 21 जोड़ दिया और फिर 7 से विभाजित कर दिया। उसके बाद जो उसका आंसर आया वो आया 187। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 187 की, इसमें कितना आएगा बोलो? इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 4 कितना हो जाएगा बोलो? 56 और 4 हो जाएगा 60, और 7 ही कम 7, 7 और 6 होते हैं 13, यानी कि एक 1309 आंसर आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से दोस्तों, वो कितनी निकल के आएगी बोलो? ये x की वैल्यू निकल के आएगी भैया, 10 में से 2 गए 8 बचे, ये बचेगा तुम्हारा कितना? 2। ठीक है, 8, 2 ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1288 बचेगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें ओरिजिनल आंसर निकालना है, यानी कि 1288 को हमें 7 से भाग देनी है। जब हम 1288 को 7 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा बोलो? 1288 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ दोस्तों, प्लस इसमें 21 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? देखो, 7 ही कम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना? 5, और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब इसके यूनिट पे 4 आ रहा है, इसके यूनिट पे 1 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए, तो वही हमारा आंसर होगा। यूनिट डिजिट पे 1 ही हमारे पे 5 आ रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का घनफल कितना है, वर्गफल कितना है, सॉरी वर्गमूल कितना है, माफी चाहूंगा। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल जो है वो 13 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 7 दे रखा है, छोटी संख्या बतानी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो ट्रिपलेट का क्वेश्चन बन गया। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो संख्या दी हुई है। दो संख्या क्या दी हुई है दोस्तों? आपको दो संख्या दी हुई है। आपको दो संख्या दी हुई है, मैं मान लेता हूँ एक संख्या मेरे पास x है और इस x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस इसके y का स्क्वायर दिया हुआ है और बराबर बताया हुआ है दोस्तों 13। मुझे बताओ ये x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 169 हो जाएगा। आप ये नहीं समझ सकते, देखो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये ट्रिपलेट तो बन रहा है 12 5 13 का, यानी कि 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 13 का स्क्वायर आएगा, और 12 में से 5 घटाऊंगा तो 7 आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर गया हमारा, अंतर भी 7 आ गया। और जो छोटी छोटी संख्या है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तीन क्रमागत संख्याएं हैं, उनका अंक जो है, उनका योग जो है वो 12 है। तो मुझे बताओ तीन क्रमागत संख्या कौन सी होगी जिनका योगफल क्या होगा? 12 होगा। आप बोलोगे भैया एक तो होगी 4, ठीक है, एक होगी, सॉरी एक होगी 3, एक होगी 4, एक होगी 5, जोड़ लो आप, 3 और 4 7, 7 5 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया है? दूसरी संख्या कितनी है? 4 है, और इसमें बताया गया तीसरी संख्या कितनी है? 5। इनका क्या बताना है? इनका गुणनफल बताना है। दो क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, 7 5 12, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना? 4 पंजे 20 हो जाएगा ये तो। फिर चलो ऐसे ना करके हम इसको वेरिएबल से करते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। मैं तीन क्रमागत संख्या मान लेता हूँ x प्लस के 1 और x प्लस के 2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3x प्लस के, कितना हो जाएगा? 3x प्लस के हो जाएगा हमारा, 3x प्लस के हो जाएगा कितना? 3x और प्लस हो जाएगा ये 3, बराबर हो जाएगा हमारे पास 12। तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल बताना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, तो इसमें बताना है तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो मुझे बताओ, अगर पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3 और 1 4, और तीसरी संख्या 5, वही आ रहा है हमारा, तो 4 पंजे 20 होना चाहिए फिर तो। 4 पंजे 20 होना चाहिए ना, आंसर तो फिर 20 होना चाहिए, यानी कि इसमें उत्तर हमारा गलत दे रखा है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? इसका ऑप्शन ई मान लो आप, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका 20। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 है तो दो और तीसरी संख्याओं का गुणनफल बताना। तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 हो गया, और इसमें दूसरी और तीसरी, दूसरी ये है और तीसरी ये, इसका गुणनफल 4 पंजे 20,
20 आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, हमें बोला है कि 572 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यांकों की संख्या बतानी। तो सिंपल है, शून्यों की संख्या के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से होनी चाहिए। 5 दूनी 10 में एक जीरो बन जाएगा, यानी कि 5 और 2 के पेयर होने चाहिए। 5 और 2 के जितने पेयर होंगे उतने ही शून्य हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, जब मैं इस फैक्टोरियल को खोलूंगा तो हर दूसरी संख्या सम होगी, यानी कि हर दूसरी संख्या में 2 उपलब्ध है। तो अब गिनना क्या है, गिनना तो 5 है कि 5 कितनी संख्या में उपलब्ध है। तो 5 कितनी संख्या में उपलब्ध है, 572 को मैं 5 से भाग दूंगा, कितना आएगा। आप बोलोगे भैया इसको पूरा पूरा भाग दोगे तो 140 बार आएगा। फिर मैं इस 140 को भाग देता हूँ 5 से, तो कितना आएगा बोलो। ये बोलोगे आप कि भैया 5 ही कम 5, देखो जरा 5 ही कम 5 हो जाएगा, और 5 सॉरी 114 आएगा, माफी चाहूंगा। आप जब इसको 5 ही कम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ही कम 5, बचेगा कितना, 2 5 चौक 20, ये आएगा 114 आएगा। फिर 114 को मुझे फिर भाग देनी है 5 से, कितना आएगा बोलो। आप बोलोगे भैया 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 22 को मुझे फिर भाग देनी है 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 5 से छोटा है, अब कुछ नहीं आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, 4 4 8 तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, यानी कि 140। इसमें 140 बार 5 आएगा, और 2 बहुत बार आएगा, तो पेयर कितने बन पाएंगे, पेयर बन पाएंगे 140। तो शून्य भी कितने होंगे, शून्य भी भैया 140 होंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए जो 15 13 और 24 सॉरी 15 30 और 24 का क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम होगा। आप मुझे बताओ, लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट यानी कि सबसे छोटी, वह सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो तीनों संख्याओं से कट जाए। मुझे बताओ 60 कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 13 से 30 से कट जाएगी, 24 से नहीं कटेगी, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो अब आगे देखो, इससे छोटी कौन है, फिर इससे अगले नंबर पे कौन आती है, इससे अगले नंबर पे आती है 120। देखो 15 से कट जाएगी, कट जाएगी, 30 से कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उससे बाद में एक 7 11 और 13 का लघुत्तम समावर्तक द्वारा क्या किया गया, विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित कर दिया गया, तो परिणाम बताना। ठीक है, एक संख्या है 3003, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने किसी संख्या मान लो x से, और इसके बाद उसको 7 11 और 13 का, जो 7 11 13 का मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको इसका एलसीएम बताया था, उसका एलसीएम होता है 1001, है ना, बात समझ में आई, 1001 होता है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की आप अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके निकल के आता है। तो अब क्या ये कह रहा है कि ये जो संख्या है, एक संख्या इससे गुणा करने पर गुणा की जाती है, और उसके बाद इसके एलसीएम से उसको भाग की जाती है, विभाजित किया जाता है। तो इसका एलसीएम कितना है, 1001 है। इसको विभाजित करूंगा तो 3 बार जाएगा, यानी कि 3x आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि फिर स्वयं से विभाजित हो जाती है। स्वयं कितनी संख्या मानी थी हमने, x, तो x से विभाजित कर देंगे तो शेषफल कितना आएगा, परिणाम कितना आएगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न है। इसमें बताया गया है, यदि यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x कम है, x प्रतिशत कम है, तो x की वैल्यू बतानी। देखो सिंपल है, मैं बताऊं कि 420 के 20% की वैल्यू कितनी होगी, आप बताओगे भैया 420 के 20% की वैल्यू हो जाएगी 84। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे मैं पूछूं कि भैया 530 के 40% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 530 के 40% की वैल्यू हो जाएगी भैया 212। देखो 12 आ जाएगा, यहाँ से लेगा 4 5 20, इतनी आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ, इसमें पूछा क्या गया है कि ये जो मान है, यानी कि ये जो 84 है, ये ये 200 कितने 212 से x प्रतिशत कम है। तो x प्रतिशत कम है, अब मैं मान लेता हूँ ये कितने कम है, बताओ ये कितने कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा भैया आपके 8, और कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, और बचेगा कितना इसमें से और बाकी। ठीक है, और 10 में से आगे ये बचेगा 12, यानी कि 128 कम है। बात आ रही समझ में, नहीं किससे कम है। आप बोलोगे भैया ये है हमारा 112 से कम, 212 से, कितने से कम है, 212 से कम है, 212 से, तो 212 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, जो भी आंसर आएगा वही हमारा
इसका उत्तर हो जाएगा। देखो उत्तर कितना आएगा, लगभग 50 से तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये इसके दो गुना नहीं है, तो 50 से ऊपर एक संख्या बन रही हमारी ये, 50 से ऊपर हमारी एक संख्या बन रही है ये। बाकी जो संख्या है वो सबसे मतलब बहुत ऊपर है 50 से, तो लगभग ये तो इसका दो गुना है ना। लगभग अगर ये इसका दो गुना है तो मतलब हमें क्या करना है, इसके दो गुना है लगभग। तो अगर ये इसके लगभग दो गुना है तो लगभग दो गुना का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये इसके भाग करूंगा तो दो, तो लगभग 50 के आसपास आएगा। 50 के आसपास केवल यही आंसर है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? शॉर्ट अप्रोच से कर रहा हूँ मैं आंसर को, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। वर्ष वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 9477 है। तो इसका जो मूल्य हो जाएगा 3 वर्ष पहले वो कितना होगा, देखो मैं मान लेता हूँ 3 वर्ष पहले एक्स मूल्य था। हर साल 10% से कमी हो रही, तो ये 9/10 हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा, फिर अगले साल भी 9/10 हो जाएगा। और इसके जो परिणाम आ रहा है वो आ रहा है 9477। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो आप। जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 आएगा और 9 तिया 27 आएगा। ठीक है, फिर इसको 9 से डिवाइड करो, ये आएगा 9 एकम 9, बचेगा कितना, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। फिर इसको काटो 9 से, 9 एकम 9 आ जाएगा और 9 तिया 27, तो 1300 हमारा इसका, 13,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? 13,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर 20,500 में खरीदा जाता है और 14,350 में बेचा जाता है। इस प्रकार हानि बतानी कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ कितने में बेचा जाता है? बेचा जाता है कितने में? 14,350 में। कितने की हानि हुई, देखो जीरो, और 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और ये बचेगा 6। और कितने पे हानि हो रही है? कितने पे हानि हो रही है? मल्टीप्लाई 100, इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको काट दो, लगभग 3 बार चला जाएगा, यानी कि 30% की हमारी इसकी हानि हो जाएगी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न क्या है। राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदता है और उसको 2.5 लाख रुपए में बेच देता है। बहुत आसान प्रश्न है, लाभ बताना आपको कितना होगा। लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा ये आपको बताना है। 2 का 50%, 20% आंसर हो जाएगा। 20 नहीं, 25% आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। 25 दूनी 50 होते हैं ना, हाँ 50 होते हैं। ठीक है, अगले बात हम करते हैं अगले प्रश्न की। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य है उसको दोगुना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ कितना होगा? अच्छा जी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ उसका विक्रय मूल्य जो है, आप मुझे बताओ, तो प्रारंभिक लाभ वो 20% है, तो प्रारंभिक लाभ अगर 20% होगा तो विक्रय मूल्य 120 होगा उसका, और 100 होगा क्रय मूल्य, तभी तो 20% लाभ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दो गुना कर रहा है, अगर मैं इसको दो गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा बोलो? आप बोलोगे 240 आएगा भैया। अगर 240 आएगा दोस्तों, तो मुझे बताओ लाभ कितना हुआ? 100 रुपए की वैल्यू 240 में बिक रही है, तो 140% का लाभ हो जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, 140% का लाभ हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, देखो 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 22,680 हो जाता है। उसका अंकित मूल्य का 75% बताना कितना होगा। आप मुझे बताओ, 16% की छूट देने के बाद ये वस्तु इतने रुपए में बिक रही है, यानी ये 16% की छूट देने के बाद बिक रही है, यानी कि ये कितने में बिक रही है? 84 रुपए में बिक रही होगी, 84% में। अब इसका भी मुझे 75% निकालना है, यानी कि ये 100% निकालूंगा तो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा। इसका भी 75 निकालना है, तो 75/100 कर दिया मैंने, तो मैं डायरेक्ट ही इसका 75% निकाल दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। डायरेक्ट ही इसका कितना निकाल दूंगा? 75%। ठीक है, अब इसको 3 से काटो आप, 3 से जब काट दूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 से इसको काटूंगा तो कितनी बार? 25 बार जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 28 से इसको आप काट के देखो, जब इसको आप 28 से डिवाइड करोगे ना दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा? जब आप इसको 28 से भाग करोगे तो कितनी बार ये आपका जाएगा, ये आपको बताना है। देखो
28 ही कम 28 होते हैं, और सॉरी 28 के 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 64, बचेगा कितना, ये हमारे पास 2, 28 का 28, यानी कि ये आएगा आपका 800, ये 810 बार, 810 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 810 की मल्टीप्लाई 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 200 और 2, 222, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो आंसर मेरा आएगा ये आएगा इतना, ये आएगा मेरे पास 20,250, 20,250 मेरा आंसर आएगा, 75% ऑफ अंकित मूल्य। ठीक है, एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके, अंकित मूल्य के 70% पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पे बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा, ये बताना है। तो आसान प्रश्न है, मुझे बताओ 70% पे बेच रहा है, तो 70% पे बेचने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि भैया 10 रुपए की वैल्यू 7 रुपए में बेच रहा होगा, है ना, यही तो बात है। अब इस पे भी उसे 10% का नुकसान हो रहा है, यानी अगर वैल्यू 100 रुपए की थी उसकी तो 9 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए की थी तो 9 रुपए में बिक रही है, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, ये जो रेशियो आ जाएगा ये किसका रेशियो आता है, मैंने आप सभी को बताया है, ये आता है एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो, है ना दोस्तों, बात आगे समझ में। यानी मैं कह सकता हूँ 90 तो उसका सीपी हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 हो जाएगा उसका एसपी, और 7 सत्ते हो जाएगा उसका सीपी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य का 95% पे, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको 9 मान लेता हूँ, 90 का 95% अगर मैं मान लेता हूँ तो कितना आएगा बोलो, 90 का 95% कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 9 पंजे 45 का 5, और 9 9 81 और 4 85, यानी कि 85.5 रुपए में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ बोलो, आप बोलोगे 15.5 रुपए का लाभ हुआ, 70 रुपए, मल्टीप्लाई 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, ये हो जाएगा तुम्हारा 555 की 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 7 ही कम 7, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना, 7 दूनी 14, लगभग 22 बार आंसर जाएगा, तो 22% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% सालाना साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल है, सीपी पीआरटी परसेंट अपॉन पीआरटी अपॉन 100% हो जाएगा, पीआरटी परसेंट कर दो या पीआरटी अपॉन 100 कर दो, 9 महीने की बात है तो 9/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50/3 और बटे हो जाएगा आपका 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 छंग होते हैं 72, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 36 18, 18 पंजे 90, तो 900 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350 हो जाती है, तो 2 साल में कितनी हो रही है, 1260 हो रही है, और 5 साल में कितनी हो रही है, 1350, तो इसमें अंतर कितना आ गया, आप बोलोगे भैया 3 साल, देखो 2 साल में कितनी हो रही है, 1260 हो रही है, और 5 साल में कितनी हो रही है, आप बोलोगे 1350 हो रही है, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 90 नंबर का, सॉरी 90 रुपए का, और इसमें अंतर कितना आ जाएगा, इसमें अंतर आ जाएगा 3। तो मुझे बताओ जो जो हर साल वैल्यू बढ़ती है सीपी के हिसाब से, मतलब जो साधारण ब्याज में हर साल मूल्य बढ़ता है तो उसका साधारण ब्याज ही तो ऐड होता है, यानी कि 3 साल में उसको 90 रुपए का ब्याज मिल गया होगा, तभी तो 2 साल से 5 साल में जो वैल्यू 1260 से 1350 हो गई, यानी कि 3 साल में उसको 90 रुपए का हमारा क्या मिल गया होगा, ब्याज मिल गया होगा। अब मुझे बताओ 3 साल में अगर 90 रुपए का ब्याज मिला है तो 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे भैया 2 साल में मिला होगा 60 रुपए का ब्याज। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ 2 साल में 60 रुपए का ब्याज मिला, 2 साल में वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 1260, तो 1260 में से 60 घटा देंगे तो 1200 बचेगा, यानी कि 1200 इसका प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा, और उसके बाद कितने साल में, 2 साल में, मल्टीप्लाई R/100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 2.5 बार, यानी कि 2.5% इसका वो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बहुत आसान प्रश्न है, धुआं सा उड़ा दिया होगा आपने इन प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, 4 वर्ष में 40% की वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ मुझे बताओ 4 साल में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि एस आई क्या होता है, एस आई बराबर होता है पीआरटी परसेंट, पीआरटी परसेंट ही तो होता है, तो पी आर कितना है हमारे पास,
मतलब टोटल कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है 40% प्रिंसिपल अमाउंट का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 4। मुझे बताओ टाइम अगर 4 साल है तो 4 साल में 10% के हिसाब से ही तो ऐसा ही हमारा 40% बन जाएगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो यानी कि 10% क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि समान ब्याज दर पर यानी कि 10% पर ही 2 वर्ष के बाद 45,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप मुझे बताओ 2 वर्ष 10% का 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है। आप बोलोगे 21%, आपने कई बार बता दिया सर। तो आप इसका ना 45,500 का 21% निकाल दो, तो 2 जीरो सौ 2 जीरो कट जाएंगे। 21 पंजे 105 होते हैं, ठीक है। 21 पंजे 105, 10 कैरी हो जाएंगे, 5 आ जाएगा हमारा यूनिट पर। 21 पंजे 105, 105 और 10 होते हैं 115 का 5 आ जाएगा। हासिल लगेंगे कितने दोस्तों, हासिल लगेंगे 11। 21 चौक 84 होता है, 84 और 14 कितने होते हैं 95। तो कितना आ जाएगा आंसर, 95 55, यानी कि 9,555 इसका आंसर आ जाएगा। अगले मैं प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज बताना कितना है। 21 या 63 होते हैं, यानी कि 63 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10% का 2 साल के लिए 21% हो जाएगा, 21% का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से 63 आंसर आ जाएगा। 3 क्रमागत वर्ष के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः इतने रुपए प्रति लीटर, इतने रुपए प्रति लीटर और इतने रुपए प्रति लीटर है। यदि एक आदमी प्रति वर्ष औसतन 13,860 रुपए खर्च करता है तो 3 वर्ष के लिए उत्पाद का प्रत्येक औसत मूल्य बताना। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो धन्यवाद आज की क्लास में बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना जो स्कोर है, आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका 20 में से क्या स्कोर आया है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, कितने आपके आंसर सही हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मैथ्स 247 पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।